हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आ गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस लिया हुआ है मैंने। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। हमारा टारगेट है 25 में से 25। आपके एग्जाम में 25 जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के पूछे जाएंगे। तो टारगेट यही है कि 25 में से 25 लेके आए। और आज जो है डीडीसी ने अपना ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया। आपका एग्जाम जो है 3 दिन होने वाला है। तो अगर आपको मेल और एसएमएस नहीं आया है तो आपका इसका मतलब एग्जाम हो सकता है 8 अगस्त को हो या 29 अगस्त को हो। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा डीडीसी की पल पल की अपडेट के लिए। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट से जाके यहाँ पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने क्लासेस लिए हुए हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, जीके के, हिंदी के, जो कि काफी बेहतरीन है और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, और 28 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसका अगर आप चाहें तो एनालिसिस देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है और किस पैटर्न पे आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और आप पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल चैनल जो है डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया हुआ है, तो वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो देखिए, ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान का संरक्षक कौन करता है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये संविधान का संरक्षक करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया कब, तो ये अस्तित्व में आया 28 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टोटल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में है कितनी, तो वर्तमान में अगर टोटल न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो एक तो हो गए मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो है 33 न्यायाधीश है, यानी कि टोटल जो है 34 न्यायाधीश है। ठीक है, और ये जब बना हुआ था, यानी कि जब अस्तित्व में आया, तो उस टाइम अगर हम बात करें कि कितने न्यायाधीश थे, तो उस टाइम पे जो है एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और संविधान के भाग 5 के आर्टिकल नंबर 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग साथ में जो है कमेंट करते हुए चलिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया? 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से जो है आंसर दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे गलत करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। आप में से काफी लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया होगा। क्या आंसर दिया होगा? उन्होंने आंसर दिया होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो जो कि बिल्कुल गलत है। ये होगा आपका 24 जनवरी 1950। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें कि सबसे पहले संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की सबसे पहले बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 में। ठीक है, उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो उस टाइम पे जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ठीक उसके 2 दिन के बाद जो होता है 11 दिसंबर 1946 को जो होता है, क्या होता है, दूसरी बैठक होती है। उसमें जो है क्या किया गया, उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और जो अंतिम रूप दिया गया था वो कब दिया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, जरूर लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, आपका लाइक ही जो है मोटिवेशन देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के तहत उल्लेखित मौलिक अधिकारों का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार जो है ये किस देश से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। किस संविधान से लिया गया है बताइए? काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने पार्ट 1 में भी इसको कवर किया था एक्सप्लेनेशन में। तो बताइए, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को
लिया गया है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि फ्रांसीसी संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अगर मैं बात करूं फ्रांस के संविधान से, तो यहाँ से लिया गया है समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है। ठीक है, कहां से? फ्रांसिस के संविधान से। उसके बाद बात करें तो प्रस्तावना में गणतंत्र और जो स्वतंत्र आता है, ठीक है, उसको लिया गया है यहां से। अब बात करूं मैं कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद बात करूं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का जो है उल्लेख किया गया है, वही लिया गया है। और दूसरा बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव करते हैं उसकी प्रक्रिया जो है यहां से लिया गया है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये तो मौलिक अधिकार की बात हो गई, तो मौलिक कर्तव्य पूछ दे तो ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है रूस से। रूस ऑप्शन नहीं देगा तो यूएसएसआर देगा, ऑप्शन उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट होता है आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाखड़ा नागल बांध डैश नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है? सतलज नदी, चिनाब, रावी, ब्यास। तो बताइए किस नदी पे स्थित है? तो ये जो है ये आपका सतलज नदी पे स्थित है। भाखड़ा नागला बांध, ये क्वेश्चन काफी बार एसएससी रेलवे बहुत बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो भाखड़ नागला जो बांध है ये सतलज नदी पे किया गया है। ये है कहाँ पे? तो ये जो है ये है एचपी में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जो है रावी नदी पे एक बहुत ही फेमस जो है बांध है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है रणजीत सागर बांध। इसका नाम आपने सुना होगा, रणजीत सागर बांध जो है ये रावी नदी पे, ये है कहाँ पे? तो ये है पंजाब में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें कि चिनाब नदी पे कौन सा बांध है, तो चिनाब नदी पे जो है बगलिहार बांध है। ठीक है, ये है कहाँ पे बगलिहार बांध? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा कौन था? ठीक है, आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए कौन था? तो अगर बात करें कि दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसने दास प्रथा, दास वंश का जो है स्थापना किया था। कब किया था? तो 1206 ईस्वी में किया था। स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल पीरियड कितना था, तो 1206 से लेके 1210 तक ही इसका बहुत ही शॉर्ट पीरियड जो था इसका शासनकाल का। क्यों? ये जो है घोड़ा से गिर के मर गया था। उसके बाद बात करें कि उसके बाद कौन आया था, तो इसके बाद जो है इल्तुतमिश आया था। इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था, तो इसका 1211 से लेके 1236 तक था। और इसके ठीक बाद जो आई थी ये आई थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का क्या था, 1236 से लेके इसने 1240 तक ही जो है राज किया। और रजिया सुल्तान के बाद जो आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जो है 1296 से लेके 1316 तक जो है इसने क्या किया, राज किया। ठीक है, और खिलजी वंश की अगर आपसे स्थापना पूछ दे कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर क्लास अच्छा लग रहा है आपको तो। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वान नील, एम एस स्वामीनाथन। तो बताइए किसको जाना जाता है? अगर भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप की बात करें तो ये एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, पंजाब में 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और सबसे बड़े पैमाने पे जो क्या हुआ था उस समय अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो उस वजह से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और जो एम एस स्वामीनाथन थे इन्होंने जो है नॉर्मन बोरलॉग को जो है भारत में आमंत्रित किया था, और जो है ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? इसको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है ये पानी में घुलनशील है। कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फ्लिक्योनोन।
तो देखिए अगर पानी में घुलनशील की बात करें तो पानी में घुलनशील विटामिन हो जाएगा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड। क्यों हो जाएगा? देखिए विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। और जो विटामिन बाकी जो ए के डी ई जो है ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कीड़ा, कीड़ा से आप याद कर सकते हैं। कीड़ा जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, और जो बाकी बचा वो क्या होता है? वो पानी में घुलनशील होता है। यानी कि बाकी कौन बचा? बी और सी। तो के से क्या हो गया? कीड़ा ऐसे लिख लीजिए आप। के से हो गया विटामिन के, ई से हो गया विटामिन ई, डी से हो गया विटामिन डी, और ए से क्या हो गया? विटामिन ए, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये क्या है? विटामिन सी का ही नाम है। और सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो जो है आंवला में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल का क्या ये रासायनिक नाम है? किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ये है टेकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन डी का क्या नाम है? रासायनिक नाम डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। और ठीक है, उसके बाद बात करें के का, तो के का जो रासायनिक नाम हो जाता है ये हो जाता है फेलोक्योनोन, ठीक है। तो यहां से हमने बात कर लिया। अगर आपसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ दे तो क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओजोन छिद्र के परिणाम, ओजोन छिद्र के क्या परिणाम होते हैं? स्नो ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, त्वचा के कैंसर में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर हम बात करें ओजोन छिद्र की, तो ओजोन छिद्र के परिणाम जो है ये सभी होते हैं, उपयुक्त सभी। यानी कि जो ओजोन है, ओजोन एक लेयर होती है, ठीक है। जो परावैंगनिक किरणें निकल के आती है, अल्ट्रावायलेट रे जो आती है किससे निकल के? सूर्य से। ओजोन क्या करता है? ओजोन उसको रोकता है। तो जो ओजोन में छेद अगर हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये क्या होगा? ये सारे जो हैं आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? केदारनाथ, उड़ीसा, मदुरई, तिरुपति। तो बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अगर कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में, ठीक है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाया गया था कब? 1250 में बनवाया गया था। और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो हम जानते हैं ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ब्लैक पगोड़ा जो है ये कहाँ पे स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको नहीं देगा, ऐसे पूछ देगा। तो ये जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और इस जो मंदिर को जो है यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल किया गया है। और अगर हम बात करें केदारनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो केदारनाथ का जो मंदिर है ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद बात करें कि मदुरई में कौन सा मंदिर सबसे फेमस है, तो ये है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। और जो है तिरुपति में किसकी मंदिर स्थित है? तो ये है श्री वेंकटेश मंदिर, ठीक है। वेंकटेश्वर का मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तिरुपति में स्थित है, ठीक है। आई होप यहां तक सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान क्या था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए क्या था? तो ये जो था ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। अब देखिए जो नमक सत्याग्रह हुआ था, यानी कि नमक कानून जो हुआ था, ये नमक कानून तोड़ने के लिए जो यात्रा शुरू हुई थी गांधी जी की, ये हुई थी 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और समाप्त कब हुई थी? समाप्त हुई थी 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून की अवहेलना के बाद पूरे देश में जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट आंदोलन देख लेते हैं। 1 अगस्त 1920 को जो है एक आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा आंदोलन है? तो ये है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है इन्होंने शुरुआत किया था। अब अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1919 में, ठीक है। 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने किया था? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 में किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को।
तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1 अगस्त को आपका एग्जाम है तो 1 अगस्त को क्या चालू हुआ था, असहयोग आंदोलन। 8 अगस्त को भी बहुत लोगों का एग्जाम है डीडीसी का, तो उस दिन क्या चालू हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीछे देखने के लिए मोटर चालक उपयोग करते हैं। यानी कि पीछे देखने के लिए मोटर चालक क्या उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो बताइए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं। तो देखिए पीछे देखने के लिए जो है मोटर चालक उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर आप जब स्कूटर या बाइक चलाते हैं तो जो साइड मिरर होता है उसमें जो आप देखते हैं तो वो साइड मिरर क्या होता है, तो वो जो साइड मिरर है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण का यूज ईएनटी के डॉक्टर यानी कि जो आंख कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो इसका यूज करते हैं, और सलून में अगर जाएंगे तो वहां भी जो है अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपना कोई अगर आपको सुझाव देना हो तो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तब तक पद पर रहता है जब तक कि वह डैश आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उस कब तक वो अपने पद पे रहेगा, यानी कि उसकी जो रिटायरमेंट उम्र क्या है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष। तो अगर बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र होती है ये होती है 65 वर्ष। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें उच्च न्यायालय की, यानी कि अगर हाई कोर्ट अगर आपसे पूछ दे तो हाई कोर्ट के न्यायालय की जो होती है वो न्यायाधीश की जो होती है उम्र सीमा वो होती है 62 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 से 18 तक मतदान की आयु में संशोधन किया गया। यानी कि मतदान करने का जो आयु था, यानी वोट देने का जो आयु था, पहले एज था वो था 21 वर्ष। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अभी आप लोग अगर 18 वर्ष के जब हो गए हैं तब से आप लोग वोट दे रहे होंगे, तो ये कौन से संविधान संशोधन से किया गया है, 39, 52, 61, 51। तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन है। तो ये जो है संविधान संशोधन 61वां है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है इसको संशोधित करके 21 वर्ष से घटा के उम्र सीमा जो क्या कर दी गई थी, 28 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें 52 संशोधन, 52वां संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1985 में। इसमें क्या हुआ था, दल बदल जो है दल बदल कानून लाई गई थी। ठीक है, और इसमें जो नई सूची भी जोड़ी गई थी, 10वीं सूची जो है वो भी जोड़ी गई थी इसी के तहत, इसी संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। यानी कि इसमें से कौन सा जो संविधान संशोधन हुआ था जिसको मिनी संविधान कहते हैं, 42वां, 61वां, 39वां, 52वां। तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन है। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा 1975 से लेके 77 तक हमारे देश में क्या लगा था, इमरजेंसी लगा था। ठीक है, उसी टाइम में जो है हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 1900 यानी कि 76 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1978 में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए गाइस, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपकी क्लासेस जो है डेली बेसिस पे आती रहेंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू रखिए, और प्लेलिस्ट से अगर आप जाके चाहें तो और भी पुराने वीडियो हैं जो कि 28 फरवरी के लिए मैंने कवर कराए थे, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे जो है वही क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें भी, तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।